हम लोग ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता। इस शब्द का हम लोगों ने बार बार यूज किया है। ठीक है, ऊष्मागतिक प्रायिकता, तो इसी को हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होता है? किसी भी स्थूल अवस्था में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग ऊष्मागतिक प्रायिकता, या फिर जिसे हम लोग बारंबारता शब्द यूज कर रहे थे, वही क्या होता है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता होता है। किसी स्थूल अवस्था में, किसी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिक प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पार्टिकल को दो बॉक्स में वितरित कर रहे थे तब जो है ये ओमेगा, अगर कोई हम लोग का आर स्टेट है, ठीक है, आर एन माइनस आर अगर कोई स्थूल अवस्था है तो इस स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या था? एन सी आर, या फिर एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है ऊष्मागतिक आवृत्ति। इसे सामान्यतः हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो है समानुपाती होता है किसके? ओमेगा आर एन माइनस आर के, जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है इसके समानुपाती होता है। ठीक है, कई बार और यहाँ पे एक कांस्टेंट, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, सी ओमेगा आर एन माइनस आर। कई बार ये जो कांस्टेंट का वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली अपभ्रष्टता पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि इसके साथ जो है हम लोग इसकी अपभ्रष्टता जी आर का भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी आर और ये ओमेगा आर दोनों को साथ मिला के जो है हम लोग का ऊष्मागतिक आवृत्ति बनता है। ठीक है, ये जो सी है, कई बार अगर इसका वैल्यू 1 हो, ठीक है, अगर सी का अपभ्रष्टता या देखेंगे जो कांस्टेंट है, अगर इसका वैल्यू 1 आता है तो ये जो है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा आर एन माइनस आर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता और ऊष्मागतिक आवृत्ति W। ठीक है, ये W जो है वो कई बार कई केस में ऐसा होगा कि ये जो है ओमेगा आर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के बराबर ही होगा। कुछ केसेस में जहां पे अपभ्रष्टता आ जाती है वहां पे ये जो ऊष्मागतिक आवृत्ति है ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या से थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। इसके साथ एक नियतांक का जो है वो गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये नियतांक का जो है कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ये होता है हम लोग का ऊष्मागतिक प्रायिकता। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आता है पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत क्या होता है? पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी स्थूल अवस्था में जितनी भी सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी सभी की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है, पहला। दूसरा ये बताता है कि किसी भी स्थूल अवस्था की जो प्रायिकता होती है वो उसमें उपस्थित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत क्या कहता है? इसका जो सबसे पहला पॉइंट है ये है कि किसी स्थूल अवस्था में की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होगी की जो प्रायिकता होगी, सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता जो है वो समान होगी। और इसे हम लोग देख भी रहे थे जब हम लोग चार
पार्टिकल को दो बॉक्स में डिवाइड वितरण कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तब सभी सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता कितनी आ रही थी? 1/16 1/16 1/16 आ रही थी। जब 3 बॉक्स में वितरित कर रहे थे तब 1/8 1/8 1/8 आ रही थी। यही क्या है हम लोग का पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत, यानी कि स्थूल अवस्थाओं में सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है, और इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो स्थूल अवस्था की प्रायिकता होगी, स्थूल अवस्था की प्रायिकता जो होगी वो पी आर, जैसे मान लेते हैं आर एन माइनस आर कोई स्टेट है, या इसे जैसे ये है इसे कई बार ओमेगा आर भी लिखा जाता है आर बाई स्टेट के लिए। ठीक है, ऐसे ये पी आर जो है वो आर एन माइनस आर अवस्था को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर कोई हम लोग का इसे हम लोग डायरेक्ट पी आर भी लिख सकते हैं, ये भी वही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कि ये जो है नंबर ऑफ संख्या है, मतलब ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है सूक्ष्म अवस्थाओं की, और ये जो है प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रायिकता होगा, ठीक है, सूक्ष्म अवस्था आर एन माइनस आर क्या बोलते हैं, स्थूल अवस्था आर एन माइनस आर का जो प्रायिकता होगा वो उसके जो सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी, सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी आर होगा वो क्या होगा हम लोग का सी और ये ओमेगा आर होगा। ठीक है, जहां पे सी क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। अगर ये समानुपाती नियतांक का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये जो नियतांक आता है ये सामान्यतः क्या आता है, जो हम लोग का सी होगा, सी का जो वैल्यू होता है 1/ओमेगा आर होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग 4 कणों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और जब लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखे थे तब बारंबारता बटे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या लिखे थे। ठीक है, तो ये जो सी होगा वो क्या होगा 1 बटे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, क्योंकि वहां पे प्रायिकता क्या आया था, तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बटे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या आया था। तो यहाँ पे जो सी का जो वैल्यू है वो 1/समेशन ऑफ ओमेगा आर कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या आ जाएगा। या फिर इसे एक डेफिनेशन के फॉर्म में ही लिख लो, पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार स्थूल अवस्था की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, स्थूल अवस्था की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगा हम लोग का, उस स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ओमेगा आर अपॉन समेशन ऑफ ओमेगा आर। ये जो है हम लोग का पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, स्थूल अवस्था में सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की जो प्रायिकता है वो समान होगी और स्थूल अवस्था की जो प्रायिकता है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होगा। सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होगा और स्थूल अवस्था की जो प्रायिकता होगी वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बटे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा आर बटे समेशन ऑफ ओमेगा आर के बराबर होगा। ये होता है हम लोग का पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपेक्षिक प्रायिकता। अगर हम लोग आपेक्षिक प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिक जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रायिकता वितरण तथा कणों की संख्या में वृद्धि के साथ इसका संकुचन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो प्रायिकता वितरण तथा कणों की संख्या में वृद्धि के साथ, कणों की संख्या में वृद्धि के साथ इसका संकुचन। ठीक है, ये जो है ये हम लोग को यहाँ पे एक पहले टर्म डिफाइन कर लेते हैं, आपेक्षिक प्रायिकता। एक शब्द आता है आपेक्षिक प्रायिकता।
अपेक्षित प्रायिकता क्या होता है? किसी भी स्थूल अवस्था का सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था की प्रायिकता के साथ जो निष्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे हम लोग किसका एक हम लोग के पास स्टेट है r n माइनस r कोई स्टेट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके लिए अपेक्षित प्रायिकता निकालना है। तो इसके लिए जो अपेक्षित प्रायिकता होगा वो क्या होगा हम लोग का, ये जो r n माइनस r है इसकी प्रायिकता बटे जो क्या बोलना चाहिए हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे जो हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो क्या होगा, वो जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इवन है, ठीक है, तो जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था होगी वो क्या होगी, n/2 होगी। अगर n जो है एक विषम संख्या है तो जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था होगी वो n+n-12/2 और n+12/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ये जो है कणों की संख्या जो है वो सम है। इसको जो है वो 2n ले लेते हैं। 2n हमेशा एक सम संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपेक्षित प्रायिकता हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, r 2n माइनस r स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का r 2n माइनस r की प्रायिकता बटे जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो क्या हो जाएगा n 2n/2 और 2n/2, यानी कि pn और pn, ठीक है। इसको एक बार अगर शब्दों में लिखें तो ये जो है स्थूल अवस्था की प्रायिकता स्थूल अवस्था की प्रायिकता बटे सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था की प्रायिकता होती है। अवस्था की प्रायिकता होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है कि हम लोग के पास जो है हम लोग 2n पार्टिकल को जो है वो दो बॉक्स A और B में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे A में जो है वो r पार्टिकल है और B में 2n माइनस r पार्टिकल है। और उसके लिए अगर हम लोग उस अवस्था एक अवस्था r और 2n माइनस r अवस्था के लिए अगर अपेक्षित प्रायिकता निकालते हैं तो वो क्या होगा, r 2n माइनस r जो अवस्था है उसकी प्रायिकता बटे जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था है उसकी प्रायिकता, ठीक है। जनरली हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो कोई भी अवस्था है, ठीक है, एक जो रैंडम अवस्था हम लोग लिए हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था से कितना विचलन दर्शाता है, कितना दूरी पर है, ठीक है। अगर इसको एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन करें तब इसका जो फॉर्मूला आता है इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे जो है r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो r का जो वैल्यू आता है ये आता है हम लोग का e⁻²f²n, ठीक है, जहां पे f का वैल्यू क्या है r/n, जहां पे f का जो वैल्यू है वो क्या है r/n। अगर ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग ध्यान दें तो जो ऊष्मागतिक प्रायिकता r होता है वो f के बढ़ने के साथ जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और f क्या बता रहा है, जिस स्टेट का हम लोग प्रायिकता लेना चाहते हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जो कणों की संख्या है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो बता रहा है, ठीक है। तो r जो है जैसे जैसे हम लोग f का वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग f का वैल्यू बढ़ाते हैं r का वैल्यू जो है वो भी बढ़ते जाता है, ठीक है। सॉरी, ये r का जो वैल्यू है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं n का वैल्यू बढ़ाते हैं यानी कणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते हैं तब r का जो वैल्यू है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ये हम लोग क्या बताते हैं कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के सिवाय दूसरा किसी भी स्टेट के आने की जो प्रायिकता होती है वो बहुत ही कम होती है। जो अपेक्षित प्रायिकता है वो क्या बता रहा है, जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था है उसके रेस्पेक्ट में कोई और अवस्था जिसकी हम लोग अपेक्षित प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके आने की संभावना कितनी है, तो उसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हम लोग ये मान सकते हैं कि जब कणों की संख्या बहुत ही अधिक होती है तब हमारे प्रेक्षण में जो है
मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, सर्वाधिक संभाव्य अवस्था के आने की ही प्रायिकता सर्वाधिक होती है और उसके सिवा किसी और के आने की जो प्रायिकता होती है वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए सांख्यिकी ऊष्मागतिकी गतिकी जो सांख्यिकी होता है इसमें हम लोग ये मानते हैं कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाती है तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के आने की ही संभावना सबसे अधिक होगी, ठीक है। यानी कि जो हम लोग को जो मिलता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही मिलता है और इसके सिवाय किसी और स्टेट के आने की जो प्रायिकता होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाता है r का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये जो है अपेक्षित प्रायिकता है। अपेक्षित प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e⁻²f²n, ठीक है। ये हम लोग का अपेक्षित प्रायिकता होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन, ठीक है, कि या फिर औसत गुणों का जो है वो कैलकुलेशन। अभी तक आप लोग औसत गुणों को जो है वो कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर हम लोग किसी कोई हम लोग के पास कुछ नंबर दिए गए हैं और उनका हम लोग को औसत निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, सभी नंबर को जो है वो जोड़ देते थे और उनका जो है और उनको जितने भी संख्याएं हैं उनसे जो है वो डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो औसत गुण निकालते थे। अब क्योंकि जो हम लोग का थर्मोडायनेमिक निकाय होता है, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इसमें कणों की संख्या जो है वो बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, मतलब एक एक कण को जोड़ के उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो भी हम लोग को पता नहीं होता, तो इसके लिए ये जो मेथड है हम लोग का फेल हो जाता है। इसीलिए औसत निकालने के लिए हम लोग जो है वो दूसरे मेथड का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सांख्यिकी में हम लोग औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है हम लोग का, औसत गुणों की गणना, ठीक है। हम लोग जो है वो औसत गुणों की गणना किस तरह से करेंगे। औसत गुणों के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल देखो क्या है, हम लोग का 1 है, मान लेते हैं 2 है और 3 है, 4 और 4 है और 5 और 6 है, ठीक है। ये जो है कुछ नंबर हम लोग के पास है। ये जो है हम लोग का क्या है, 6 है। अब इसका जो है हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 प्लस सभी संख्या को जोड़ देंगे, +2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 6, ठीक है। ये सभी को जोड़ देंगे और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है हम लोग का क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगा हम लोग का 36 आएगा। इसे जोड़ के देखना बाई 12, यानी कि कितना आ गया, t जो है ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, पहले औसत निकालते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो मेथड है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करेंगे, क्योंकि सांख्यिकी का आधार क्या होता है, प्रायिकता होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग औसत गुणों का कैलकुलेशन करेंगे वो भी प्रायिकता का यूज करके, प्रोबेबिलिटी का यूज करके करेंगे। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करेंगे हम लोग औसत गुणों की व्याख्या करने के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये हम लोग का यहाँ पे कुल जो, अगर हम लोग इसे एक क्या माने, सैंपल स्पेस माने, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कणों की संख्या या हम लोग क्या माने कि ये जो है संभावित परिणाम है, ठीक है। अब ये कुल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पे, अगर इसके लिए हम लोग को प्रायिकता निकालना है तो कुल परिणामों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है। यहाँ पे कुल मिलाकर जो है वो 12 संख्याएं हैं। अगर हम लोग प्रायिकता किसके लिए कैलकुलेट करें, एक के लिए जो है वो प्रायिकता कैलकुलेट करें, P1 एक आने की अगर हम लोग प्रायिकता को कैलकुलेट करें, इसको P1 लिखते हैं क्योंकि एक आने की प्रायिकता को कैलकुलेट कर रहे हैं। तब यहाँ पे एक कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार जो है वो एक आया है।
ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा नीचे लिखना है, यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक आने की प्रायिकता देखें P1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार आया है यानी 3/12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 आने की प्रायिकता देखें तब क्या हो जाएगा, ये 2 कितने बार आया है, एक और 2 बार यानी 2/12 हो जाएगा। अगर हम लोग 3 आने की प्रायिकता देखें, P3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है यानी 2/12 आ जाएगा। 4 कितने बार आया है, 4 3 बार आया है तो इसकी जो प्रायिकता है वो 3/12 हो जाएगा। उसके बाद 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है तो इसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगा। और 6 कितने बार आया है, 1 बार आया है तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 1/12। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 2 3 4 और 5 और 6 के लिए जो है वो अलग अलग प्रायिकता हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 कितने बार है, 3 बार है, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस ये 2 बार आया है यानी 3 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 3 बार आया है तो 3 लिख सकते हैं, 5 गुणित 1 लिख सकते हैं, 1 बार आया है, प्लस 6 गुणित 1, 6 जो है वो 1 बार आया है और ये डिवाइडेड बाय 12। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर अलग से फिर से लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 गुणित 3/12 धन क्या हो जाएगा, ये 2 गुणित 2/12 धन 3 गुणित 2/12 धन क्या हो जाएगा 4 गुणित 3/12 धन 5 गुणित 1/12 और क्या आ जाएगा 6 गुणित 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को ये जो औसत निकाले थे इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी को जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1 की आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 3/12, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणित 1 के आने की प्रायिकता प्लस यहाँ पे 2 और 2 के आने की प्रायिकता क्या है 2/12, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 के आने की प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3 के आने की प्रायिकता प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 4 के आने की प्रायिकता, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5 के आने की प्रायिकता प्लस 6 गुणित 6 के आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से भी जो है हम लोग औसत वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका भी वैल्यू कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी कि जो हम लोग औसत वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे थे। ठीक है, अब वो औसत हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, वो जो भी चर है, ठीक है, चर गुणित चर के आने की प्रायिकता, चर गुणित चर के आने की प्रायिकता, चर गुणित चर के आने की प्रायिकता, इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं और सभी का योग वहां पे जितने भी चर होंगे, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा चर था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। ये जो है वेरिएबल है, ये जो है यही संख्याएं जो है वो आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो चर है और इस चर के आने की प्रायिकता को अगर हम लोग गुणा कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का जो एवरेज वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर किसी चर का हम लोग को क्या निकालना है, औसत वैल्यू निकालना है, किसमें, सांख्यिकी में, तब ये जो होगा क्या होगा समेशन चर, ठीक है, वो चर के सभी वैल्यू गुणित उन वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, चर की प्रायिकता, चर के आने की प्रायिकता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग का क्या मान लेते हैं कि जो वेरिएबल है x, ठीक है, इसका जो है हम लोग को औसत निकालना है और जो x का हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या है x1 x2 से लेके कहां तक है xr तक है। ठीक है, या फिर xn तक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो एवरेज है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, x1 गुणित x1 के आने की प्रायिकता प्लस x2 गुणित x2 के आने की प्रायिकता प्लस ये जो कहां तक जाएगा xn और xn के आने की प्रायिकता।
या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स एन पी एक्स एन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू है, अगर औसत गुण हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो औसत गुणों को जो है वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब भी हम लोग को औसत गुण कैलकुलेट करने होंगे तो उन औसत गुणों को जो है हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो भी चर होगा और चर गुणित उस चर की प्रायिकता। ठीक है, इस तरह से जो है वो औसत गुणों का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, अगर हम लोग एनआर पार्टिकल को किसी ईआर ऊर्जा अवस्था में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कैसे करते हैं, अगर हम लोग के पास आर बॉक्स हैं, 1 2 3 से लेके कितने बॉक्स हैं, आर तक बॉक्स हैं। ठीक है, इन बॉक्स में जो कणों की संख्या क्या है, n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा और क्या होगा, nr होगा, और कुल कणों की संख्या जो n है वो क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पहला बॉक्स है ये क्या है, हम लोग का बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E1 होगी एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, ऊर्जा E1 होगी एक पार्टिकल के लिए, ऊर्जा E2 होगी, इसके लिए E3 होगा, और इसके लिए जो ऊर्जा है वो क्या आ जाएगा, ER आ जाएगा। ठीक है, और जो कुल ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे N1 एक जो पार्टिकल है उसके लिए ऊर्जा E1 है, अगर N1 पार्टिकल है तो ऊर्जा क्या आ जाएगा, N1 E1, ये N2 E2 और ये N3 E3, इस टाइप से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का होगा। और जो टोटल जो ER NR है, ये जो E है हम लोग का क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं, अगर हम लोग NR पार्टिकल को N1 पार्टिकल को E1 ऊर्जा अवस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, इन दोनों में जो है वो रिलेशन होता है, किसमें, NR और ER में जो है वो एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन का डेरिवेशन आगे की क्लास में हम लोग करेंगे, अभी जो है सिर्फ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, NR और ER में क्या रिलेशन होता है, किसी भी अवस्था में जो कणों की संख्या NR होती है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होती है, e टू द पावर माइनस बीटा ER। ठीक है, बीटा एक नियतांक है, बीटा जो है एक नियतांक है। ठीक है, और जो ऊर्जा के साथ ये चरघातांकीय रूप से जो है वो बदलती है। ठीक है, अगर ये समानुपाती को हम लोग हटाना चाहें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, NR इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस बीटा ER हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो NR है वो ER पे जो है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचें, ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो ये, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस में है, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग चरघातांकीय रूप से डिक्रीज होने वाला जो है वो क्या बोलते हैं, फलन होगा। ठीक है, और ये जो है हम लोग को इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, जहां पे अगर यहां से हम लोग को क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो NR है, ठीक है, किसी R ऊर्जा अवस्था में जो कणों की संख्या है वो ऊर्जा R के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, जो कणों की संख्या है, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि ये माइनस में है यानी 1/, में आ जाएगा, जैसे जैसे ER बढ़ेगा ये पूरे का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, और क्योंकि माइनस है तो ये 1/, में आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ER के साथ जो है ये चरघातांकीय रूप से क्या होती है, कम होती है। यानी इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि उच्च ऊर्जा अवस्था, जो उच्च ऊर्जा अवस्थाएं होंगी, जैसे कि ये उच्च ऊर्जा अवस्था में जो कणों की संख्या है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कणों की संख्या जो है वो क्या होगी, निम्न होगी। ठीक है, और जो हम लोग का निम्न ऊर्जा अवस्था होगा, ठीक है,
जैसे निम्न ऊर्जा अवस्था यानी कम एनर्जी का वैल्यू, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कणों की संख्या है वो क्या होगी, अधिक होगी। निम्न ऊर्जा अवस्था में जो कणों की संख्या होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, ये जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को ईआर एनर्जी वाले बॉक्स में अगर एनआर पार्टिकल को भरना है, ठीक है, तब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है एनआर जो है ईआर के साथ चरघातांकीय रूप से कम होता है। ठीक है, और उच्च ऊर्जा अवस्था में जो है वो कणों की संख्या क्या होती है, निम्न होती है, और निम्न ऊर्जा अवस्था में जो कणों की संख्या होती है वो अधिकतम होती है। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। ठीक है, उसके बाद आगे के क्लासेस में हम लोग कला आकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कला आकाश को जो है वो क्या किस तरह से हम लोग छोटे छोटे कला कोष्ठिकाओं में डिवाइड कर पाएंगे, और उसी के आधार पर जो है वो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, थैंक यू।